मैं एमएम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सीटेट 2020 के लिए मैथमेटिक्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे क्या सीखते हैं मैथमेटिक्स में, अगर इसका हमको असेसमेंट करना है तो हमें किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझने पे क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर गणितीय भाषा के विकास पर, या फिर गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर, या तर्क कौशल के विकास पर। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हमें ये चेक करना है कि बच्चे गणित में क्या सीखते हैं तो हमें गणितीय अवधारणाओं पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ गणितीय भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए और तर्क कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। यहाँ पे 4 कथन हैं, इनको हमें क्रम में करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या हमें चित्र बनाना है, या फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व उपयोग करना है, अनुभव प्रदान करना है, या फिर भाषा के माध्यम से समझाना है। तो दोस्तों गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए हमें इन चारों निर्देशों में सबसे पहले हमें बच्चों को अनुभव प्रदान करना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए, फिर हमें चित्र बनाना चाहिए, उसके बाद आखिर में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए। यानी कि पहले 3 अनुभव का प्रदान, फिर भाषा के माध्यम से समझाना यानी कि चौथा निर्देश, फिर चित्र बनाना यानी कि पहला निर्देश, और आखिर में दूसरा निर्देश यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है। बच्चे ने घटाने का एक सवाल इस तरह से हल किया, तो इनमें से कौन सा एक कथन है जो कि बच्चे के घटाना सीखने का बोध करता है। देखिए उसने क्या किया है, उसको 83 में से 23 घटाना था, तो उसने इकाई के अंक में से इकाई को नहीं घटाया बल्कि दहाई के अंक से दहाई के अंक को घटा के, यानी कि 8 से 2 को घटा के यहाँ पे 6 लिख दिया और उसने अपना क्वेश्चन गलत कर लिया। तो बच्चे के घटाव के सीखने का बोध इस सवाल से हमें क्या हो रहा है, क्या बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बिल्कुल स्थानीय मान के बारे में बच्चे के पास गलत धारणाएं हैं, इसीलिए उसने इकाई के अंक से इकाई के अंक को नहीं बल्कि घटा दिया है दहाई के अंक से दहाई के अंक को। यानी कि उसको स्थानीय मान में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए उसने गलती की। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए अधिगम और आकलन का चक्र दिया हुआ है, इनका चरण दिया हुआ है, तो हमको इसे क्या करना है, क्रम से सजाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या हम शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे, या फिर शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे और उसका संगठन करेंगे, या फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे, या बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम अधिगम और आकलन के चक्र की बात करें तो उसका पहला चरण होना चाहिए शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद हमें शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना चाहिए, फिर हमें प्रगति रिपोर्ट का विकास करना चाहिए, और आखिर में बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना चाहिए। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंक जो होते हैं उनको हम हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते हैं। क्या इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, या रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है,
या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, या बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंक में भ्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों, रोमन अंक को हम आम तौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में इसलिए नहीं करते क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। रोमन अंक से स्थानीय मान का सही से पता नहीं चलता है, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? यानी कि टीचर क्या कर रहा है, परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए बच्चों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ऐसी एक्टिविटी करने के पीछे टीचर का क्या उद्देश्य है? क्या यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणाओं को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, या बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं जैसा कि वो डम्ब श्राइड खेलने का आनंद लेते हैं, या यह एक्टिविटी बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और जो आकार के बारे में उनकी समझ का गहनता बनाता है, या यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चों को आकार का परिचय कराती है। तो अगर कोई भी टीचर कक्षा में बच्चों को परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों के बारे में अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी है टीचर का, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन बनाता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, जो गणित अशिक्षित दुकानदार इस्तेमाल करता है, क्या यह गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जो गणित अशिक्षित दुकानदार इस्तेमाल करता है वो कक्षा में उपयोगी होती है। अगला ऑप्शन है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। क्या ऐसा है कि जो गणित दुकानदार इस्तेमाल कर रहा है वो सभी समस्याओं को कक्षा में हल कर दे? ऐसी बात नहीं है। सभी समस्याओं को कक्षा में हल नहीं कर सकता है वो गणित जो कि दुकानदार इस्तेमाल कर रहा है। क्या अशिक्षित दुकान द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, या वो गणित जो कि दुकानदार इस्तेमाल कर रहा है उससे संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए? तो जो दुकानदार जो कि अशिक्षित है दुकान पर गणित को इस्तेमाल कर रहा है उस गणित को हमें संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल ये है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूहों को कैसे संभालना चाहिए? गणित के क्लास में बच्चों का जो विषम समूह है उसको हमें कैसे संभालना चाहिए? तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। अगर एक क्लासरूम में विषम समूह वाले बच्चे हैं तो टीचर को अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ रखना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। इस तरह से टीचर विषम समूह वाले बच्चों को संभाल सकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि जो गणित का आउटकम है गणित लर्निंग का वो क्यों डेवलप किया गया है? क्या गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए इसलिए, या विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए इसलिए, या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए इसलिए? तो गणित में सीखने के प्रतिफल को विकसित इसलिए किया गया है ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से क्या में
निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। यहाँ पे 4 कार्य हो रहे हैं कक्षा में, कौन इसमें एक गतिविधि है। पहला, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। दूसरा, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तीसरा, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना। और चौथा, बच्चों का अन्वेषण में लगाना। तो बच्चों को किसी भी चीज़ के एक्सप्लोरेशन में लगा देना, खोज में लगा देना, ये क्लासरूम में एक एक्टिविटी मानी जाएगी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जिनकी संख्या 10 थी हमने यहाँ पे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आए हैं। समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।